हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर 4th चैप्टर है आपका प्राणी जगत, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको इसके बारे में कुछ समझाया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी जिसका अर्थ पढ़ा था जो किसी भी वर्गीकरण का आधार होता है। उसमें मैंने आपको सिमेट्री बताई थी, सिलोम बताया था, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के चित्र हमने देखे थे। और आज हम उसी के आगे दो शब्द और लेते हैं, खंडी भवन, जिसमें सेगमेंट पाए जाते हैं, यानी कि जिनका शरीर खंडों में विभक्त होता है। वो भी वर्गीकरण का आधार है। जैसे केंचुए के अंदर होता है कि उसका शरीर जो होता है छोटे छोटे खंडों में डिवाइड रहता है। और एक जो मुख्य लक्षण वर्गीकरण के आधार का, पृष्ठरज्जु या से ये किससे बनकर मिलकर बनी हुई होती है? मेसोडर्म से। मेसोडर्म से पृष्ठरज्जु का डेवलपमेंट होता है। ये इसे सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी। ये जो होती है ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को इसी के आधार पर डिवाइड कर रखा है। नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होती है वो कॉर्डेट्स प्राणी कहलाते हैं, और नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट नहीं होती है वो नॉन कॉर्डेट प्राणी कहलाते हैं। यानी कि जिसके अंदर ये प्रेजेंट है वो कॉर्डेट है। कॉर्डेट जगत बहुत बड़ा है। और नॉन कॉर्डेट जिसके अंदर ये पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। कई कारणों के आधार पर हमने जो एनिमेलिया जगत है, मैंने आपको पहले आर.एच. विटकर की जो वर्गीकरण पद्धति थी उसमें अपने पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसी एनिमेलिया के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। एनिमेलिया को आगे चलकर कई भागों में डिवाइड कर रखा है। कोशिकीय स्तर पर और उत्तक व अंग, और अंग से क्या बनते हैं? अंग तंत्र। उसके आधार पर इसको डिवाइड कर रखा है। कोशिकीय स्तर की बात करें तो जिनका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है वो कोशिकीय स्तर के प्राणी होते हैं, जैसे पोरीफेरा। इसके विस्तार पूर्वक अपन आगे अध्ययन करेंगे इसका। फिर उत्तक से बनते हैं अंग, अंग से बनते हैं अंग तंत्र। उसके आधार पर दो प्रकार के प्राणियों को डिवाइड कर रखा है, अर्य और द्विपार्श्व सिमेट्री। अर्य मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किसी भी केंद्रीय अक्ष से उसको दो भागों में डिवाइड कर सकता है, और केवल केंद्रीय अक्ष से अगर उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा रहता है तो वो बायलैटरल सिमेट्री, और इसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। रेडियल सिमेट्री के आधार पर प्राणी को तीन भागों में, इसके आधार पर नाइडेरिया, सिलेंटेरेटा और टीनोफोरा, उसके अध्ययन अपन आगे करेंगे। और जो बायलैटरल सिमेट्री है उसके आधार पर बिना गुहा या अगुह्य प्राणी, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस पाया जाता है जिसमें कोई गुहा नहीं पाई जाती है, कुटगुही पाए जाते हैं जिसमें एस्केल्मिन्थेस पाया जाता है, एस्कस इसके अंदर आता है, और जिसमें सत्य गुहा पाई जाती है वो होती है, मैंने गुहा या सिलोम के बारे में आपको बताया था पिछले वीडियो में, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्म, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो जो सत्य गुहा के आधार पर कितने वाले प्राणी हैं? एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेट और कोडेट। कोडेट कौन से प्राणी होते हैं? जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे हम प्राणी जगत में पोरीफेरा के बारे में अध्ययन करेंगे। पोरीफेरा का जो शब्द है पोर, पोर से मिलकर बना हुआ है पोरीफेरा, यानी कि इसके अंदर पोर पाए जाते हैं, यानी कि कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम पड़ा है पोरीफेरा। इन प्राणियों को स्पंज भी कहा जाता है। बच्चों आप देखते हो कि कई बार घरों के अंदर बर्तन साफ करने के लिए आप स्पंज नुमा एक चीज लेते हो, क्रीम कलर की या ऐसे येलो कलर की होती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पंज कहते हैं। इन पोरीफेरा को क्या बोलते हैं? स्पंज कहते हैं। यह प्राणी लवणीय व असिमेट्रिकल होते हैं। लवणीय यानी कि नमक वाले में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और असिमेट्रिकल होते हैं यानी कि इनकी कोई ज्यामिति नहीं होती है। सिमेट्री भी मैंने आपको बताया था, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। इसीलिए सबसे पहले अपन ने उन शब्दों को, अर्थ को समझा कि भाई ये जो शब्द अपने बार बार यूज होंगे उनका अर्थ क्या है। एसिमेट्री के अंदर भी ये इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, तो वो पोरीफेरा जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल या असममिति वाले प्राणी होते हैं। ये आद्य बहुकोशिक प्राणी है जिनका शरीरीय संगठन कैसा होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोशिकाओं से मिलने वाला शरीर जो कोशिकाओं से ही बना होता है
वो कोशिकीय स्तर होता है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, वो उत्तक स्तर का होता है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, वो अंग स्तर का होता है, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। इस आधार पर ही हमने प्राणी जगत को आगे डिवाइड कर रखा है। तो इसका शरीर जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। अब इसमें जल परिवहन में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, यानी कि नाल तंत्र पाया जाता है। इसमें जल परिवहन का सिस्टम पाया जाता है, उसके थ्रू ही इनका पोषण, श्वसन और उत्सर्जन का कार्य होता है। वो कैसे होता है, क्या कैसा कैनाल सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है? कैनाल सिस्टम यानी कि नाल तंत्र, इसमें रंध्र पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें ओस्ट्रिया कहते हैं, और इन ओस्ट्रिया के द्वारा जल शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है। क्या करता है? ये इसके अंदर क्या होते हैं कि सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के द्वारा शरीर के अंदर केंद्रीय स्पंज गुहा में जल प्रवेश करता है, और जो ऊपर की तरफ मैं भी चित्र बना के बताऊंगी आपको कि बड़ा रंध्र पाया जाता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, उसके थ्रू ये पानी बाहर निकलता है। इसमें स्पंज प्राणी के अंदर नर तथा मादा पृथक पृथक नहीं होते हैं, यानी कि ये इसके अंदर नर और मादा एक के अंदर ही पाए जाते हैं। अब इसकी जनन की बात करें तो इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, और वो भी कैसा होता है? विखंडन द्वारा, यानी कि बहुत सारे खंड कर दिए जाते हैं और प्रत्येक खंड नए जीव का निर्माण करता है। तो ऐसा जनन कैसा होता है? अलैंगिक जनन की विधि है, और वो भी कैसी है? विखंडन विधि है। बाद में इसके अंदर लैंगिक जनन जो होता है गैमीट्स के द्वारा होता है, यानी कि युग्मकों के द्वारा होता है। युग्मक क्या होते हैं? नर और मादा से जो बनेंगे वो युग्मक होंगे, आपस में मिलेंगे तो युग्मनस का निर्माण होगा, यानी कि इनके जो लैंगिक जनन होता है वो युग्मकों द्वारा होता है। और निषेचन आंतरिक होता है, तथा डेवलपमेंट जो होता है यानी कि परिवर्तन जो होता है वो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से होता है। इसीलिए शब्दों को अर्थ डायरेक्ट होता है एक तो, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि उसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। पहले इनसे ऐसा नहीं कि अपन जैसे नहीं कि सीधा शरीर का मानव बन गया भाई, नहीं, ऐसे नहीं होता है। इनमें पहले लार्वल स्टेज पाई जाती है जो बिल्कुल उससे थोड़ी भिन्न होती है, वो इसके थ्रू होता है। उदाहरण इसके अंदर आ जाएगा साइकन, स्पॉन्जिला और यूस्पोन्जिया। क्या आ जाएगा? साइकन, स्पॉन्जिला और यूस्पोन्जिया। स्पॉन्जिला जो होता है स्वच्छ जल वाला स्पंज होता है, और यूस्पोन्जिया जिसे बाथ स्पंज भी कहा जाता है। बच्चों इनके कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि इनके संरचना और आकृति के आधार पर भी दे रखे होते हैं, जो कि सामान्य नाम से थोड़े अलग होते हैं, जिसे बोलचाल के नाम भी कहा जाता है, जैसे स्पॉन्जिला है, यूस्पोन्जिया है। अब मैं आपको इसको चित्र के थ्रू आपको बताती हूँ कि इनका जो चित्र होता है वो कैसा है। देखो बच्चों, इसमें इस तरीके की संरचना पाई जाती है, और इसके ऊपर अंदर यहाँ पर एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसे ऑस्ट्रिया कहा जाता है। इन ऑस्ट्रिया के थ्रू क्या करता है? जल अंदर प्रवेश करता है, और ये बीच में केंद्रीय नाल पाई जाती है, और ये जो केंद्रीय नाल यहाँ से प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। ये ऑस्कुलम कहलाता है। ऊपर का जो बड़ा छिद्र तुमको दिख रहा है वो ऑस्कुलम कहलाता है। तो ये है अपना पॉरीफेरा, यानी कि नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा है? पॉरीफेरा। एक मेन कैरेक्टर आपको हमेशा याद रखना है कि इसके अंदर सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया पाए जाते हैं, जिसके थ्रू जल अंदर प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। आगे बच्चों आगे हम सिलेंटेरेटा यानी कि नाइडेरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि ये जलीय सिमेट्रिकल प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय सिमेट्रिकल प्राणी होते हैं। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट से बना है, यानी कि इसके अंदर विशेषता देखो, इसका नाम नाइडेरिया क्यों पड़ा है? इसे सिलेंटेरेटा या नाइडेरिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ दंश सेल्स पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी दंश सेल्स पाई जाती है? नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट पाई जाती है। अब इसका जो संगठन होता है वो उत्तक स्तर का होता है। कैसा होता है? उत्तक स्तर का संगठन इसके अंदर पाया जाता है।
प्लस ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि द्विकोष्ठी होते हैं, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है, मेसोडर्म इसके अंदर नहीं पाई जाती है। इसके अलावा इन प्राणियों के अंदर केंद्रीय जठर सहमीनी यानी कि गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा पाई जाती है। ये गुहा बीच की होती है, जैसे इसके अंदर थी वैसे इसकी अलग थोड़ी होती है, उसको गैस्ट्रोवैस्कुलर गुहा कहा जाता है। इनके शरीर में दो प्रकार के आकार के आधार पर इन्हें दो प्रकार के भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है फ्लॉपी और एक होता है मेडुसा, यानी कि इनका शरीर दो आकारों यानी कि फ्लॉपी और मेडुसा से मिलकर बना होता है, छतरीनुमा संरचना होती है। फ्लॉपी जो होती है स्थावर व बेलनाकार होती है, जैसे कि हाइड्रा के अंदर पाई जाती है। मेडुसा जो होती है वो छतरीनुमा व मुक्त पल्लावी होते हैं, जैसे कि जेलीफिश के अंदर पाए जाते हैं। अब जो फ्लॉपी भाग होता है उसमें अलैंगिक जनन से मेडुसा बनता है और मेडुसा जो होता है वो लैंगिक जनन से फ्लॉपी उत्पन्न करता है, यानी कि ये इसके अंदर जनन पाया जाता है। देखो क्या करता है, फ्लॉपी जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेडुसा और मेडुसा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फ्लॉपी उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा है, नाइजीरिया। नाइजीरिया कैसे प्राणी होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक यानी कि जलीय होते हैं। मेन इसका कैरेक्टर होता है कि इसमें नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट, जैसे इसका मेन कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ऑस्ट्रिया पाए जाते हैं और ऑस्कुलम से पानी बाहर की ओर निकलता है, वैसे इसका मेन कैरेक्टर होता है कि इसके अंदर नाइजीरिया या नाइडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम नाइजीरिया पड़ा है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दूसरा इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसके दो भाग पाए जाते हैं, फ्लॉपी और मेडुसा, और उसमें भी एकांतरण जनन पाया जाता है। कैसे, फ्लॉपी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेडुसा बनता है, और मेडुसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके द्वारा फ्लॉपी का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल देखो, फाइसीलिया जिसे पुर्तगाली का सैनिक भी कहा जाता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है ये। अब जब ओपन हो जाएगी स्कूल तो अपने लैब के अंदर फाइसीलिया पड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा होता है ये। एडिमेसिया और पेनेटुला, ये पेनेटुला भी पड़ा है जिसे समुद्री पिच या समुद्री पेन कहा जाता है। और गोर्गोनिया आदि, गोर्गोनिया जो होता है वो बिल्कुल आपके पिच की मोर पंख के जैसे समान दिखता है, तो इसको मोर पंख भी जैसे ही दिखता है बिल्कुल, तो ये होता है गोर्गोनिया आदि। तो बच्चों आज हमने पोरिफेरा और नाइजीरिया यानी कि सिलेंडरेटा के बारे में पढ़ा, और अब अगले वीडियो में हम इसके आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।